नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये अजय जी ने भेजी है। अजय जी कानपुर के रहने वाले हैं और ये घटना 2009 की है। अजय जी एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं और अपनी पत्नी और एक छोटी बिटिया जो 1 साल की है उसके साथ एक किराए के घर में रहते थे। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। मेरा नाम अजय है। मैं एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ में एक किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी एक बिटिया भी है जो 1 साल की हो चुकी है। मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस की निकल जाता था अपनी बाइक से और शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर लौट आता था। डेली का यही हमारा रूटीन था। हमारे जो पूरी परिवार थे वो गांव में रहते थे, तो कभी हम 2 महीनों में या 3 महीनों में एक बार जाके गांव घूम आते थे। हमारा ज़िंदगी मज़े से गुजर रहा था। वो दिन जो था वो मेरे पर बहुत भारी पड़ गया था। हुआ था कि मेरे बॉस का, जो मेरा मैनेजर थे ऑफिस के, उनका घर में एक पार्टी था। उनकी वाइफ का जन्मदिन था और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था और ये भी बोले थे कि देखो अजय, थोड़ा चल कर के वहाँ काम भी संभाल लेना अपने घर की तरह। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा काम करते हो और ये भी काम कर लोगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर पहले निकल जाना और थोड़ा घर का काम धाम देख लेना, कैसे क्या हो रहा है। तुम्हें बस देखना है और करवाना है, बाकी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। मैं बोला ठीक है सर, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं पहुंच गया था साहब के घर पर। अपनी जो बाइक था, क्योंकि वहाँ पर तो पार्किंग की जगह थी नहीं, पूरा फुल हुआ पड़ा था आगे में, उनके घर के सामने में। तो उनके घर के आगे में एक छोटा सा खुला सा स्थान था, खुला जगह थी। तो मैं वहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर दिया था और मैं फिर साहब के घर में आ चुका था और काम धाम देखने लगा था। पार्टी उनकी बड़ी थी, हर काम के लिए अलग अलग से लोग लगे हुए थे। तो हमें तो कोई कुछ करना ही नहीं था, बस देखभाल करना था। अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता था। बस इतना ही सा मेरा काम था। और पार्टी अब शुरू हो चुकी थी। रात के करीब 9 बज चुका था। सब उनके मेहमान आ रहे थे और पार्टी अपने जोरों पर पहुंच गई थी। हम तो साइड में ही थे। भाई, इतनी बड़ी पार्टी में मैं क्या करूंगा वहाँ पर। और पार्टी जब निपट चुकी तो रात के 11 बज चुके थे। मेरे साहब बोले कि भाई, तुमने कुछ खाना पिया खाया कि बस पार्टी का वही देखते रह गए? लेकिन नहीं साहब, मैंने खाना ना खा लिया है। मैं वक्त पर खा लिया था, मुझे भूख लगी थी। वो साहब मेरे हंसने लगे, बोले देख लो, दोबारा खा लो, मेरे झूठ मत बोलना। और सुनो, अपने बच्चों के लिए यहीं से पैक करा करके लेते जाओ। कहाँ वो अब खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, उसके लिए लेते जाओ। वो जानते थे कि मेरे घर में मेरी पत्नी है और छोटी बच्ची है। यानी कि शुक्रिया साहब। और उन्होंने उस जो हलवाई था उसको ऑर्डर दे दिए थे कि खाना पैक करके इनको दे दो। और वो खाना पैक करके मैं अपने बैग में रख लिया था और साहब को नमस्ते बोल करके मैं निकल दिया था घर से। बाहर निकला तो अंदर तो इतनी तेज़ रोशनी, सब कुछ चमक रहा था और बाहर निकलते ही अंधेरा नज़र आने लगा था। अंधेरी रात थी
और मैं अपने बाइक के पास पहुंच गया। बाइक से अभी दूरी पर था, तब मैंने देखा कि 2 कुत्ते वहाँ पर मेरी बाइक के पास खड़े होकर के और भौंक रहे थे। मैं देख रहा था कि आखिर कुत्ते किसको भौंक रहे हैं। मेरे बाइक पर तो कोई था ही नहीं, और वो बाइक की तरफ मुंह उठा करके लगातार भौंकते जा रहे थे। मैंने सोचा ये पागल तो नहीं हो के, यहाँ तो कोई इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना जानवर है, तो किसको देखकर ये भौंक रहे हैं। कहीं मैं बाइक लेने जाऊं और ये कहीं मुझ पर न झपट पड़े। तो मैं दूर से ही उनको डांटने लगा था, अरे हटो यहाँ से, जाओ तुम लोग, हटो यहाँ से, मुझे बाइक निकालना है। लेकिन वो तो मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। लगातार मेरी बाइक के ऊपर में भौंकते जा रहे थे कि पता नहीं बाइक के ऊपर में क्या रखा हुआ है। मैं काफ़ी देर से उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग भी जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, और फिर अपना मुंह उठा करके बाइक की तरफ भौंकने लगते थे। 10 मिनट हो चुका था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। पास जाऊं तो कुत्ते कहीं काट ना ले, मुझे इस चीज़ का डर था। अगर मैं कोई पत्थर उत्थर मारूं तो कहीं मेरे पर झपट्टा ना मार दे काटने के लिए। मैं डरा हुआ खड़ा था। अब मैं सोचूं तो क्या सोचूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैं साहब से जाकर बोलूं क्या, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए मैं साहब से बोलना ठीक नहीं समझा था। और मैं एक वहीं से झाड़ी थी, झाड़ी में से एक डंडा सा तोड़ लिया था, सूखा सा लकड़ी थी, और उस डंडे के सहारे से उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और कुत्ता बाइक से दूर हट गए थे। अब मैं जल्दी से बाइक पर सवार हो गया और चाबी लगाया और स्टार्ट कर दिया। मैं अब उस जगह से, उन कुत्तों के वजह से मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो मेरे को काट ना ले। और मैं अपना निकलता जा रहा था, लेकिन कुत्ता वो पीछा कर रहे थे। वो दौड़ते जा रहे थे बाइक के साथ में और भौंकते जा रहे थे। लेकिन मैं नोटिस कर रहा था कि वो मेरे ऊपर नहीं भौंक रहे थे, वो बाइक के पिछली सीट की तरफ भौंक रहे थे। उस पर पता नहीं क्या था, लेकिन वो तो बिल्कुल खाली जगह थी, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो आखिर किस पर भौंक रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक मैं मेन रोड के पास में पहुँच गया था। अब मेन रोड आते ही मैं अपनी बाइक की स्पीड फुल कर दी। अब तो ये जा वो जा, कुत्ते तो पीछे रह गए थे, लेकिन वो दौड़ लगा रहे थे, भरपूर कोशिश किए थे हमारी बाइक को पकड़ने की, लेकिन हम तो अब उनसे दूर निकल लिए थे। लेकिन डरा हुआ था कुत्तों की वजह से, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आखिर वो दोनों कुत्ते मेरे बाइक के ऊपर में क्यों भौंक रहे थे। बात यही थी। खैर मैं उस चीज़ को माइंड से निकाल दिया था और मैं अपना बाइक की तरफ ध्यान देने लगा था, रोड की तरफ में, और मैं चलने लगा था। मैं घर के आधा रास्ता से अधिक पर आ चुका था। और तभी मुझे लगा कि जैसे मैं आम दिनों में बाइक चलाया करता था, सिंगल सवारी मैं हूँ और मेरा वज़न भी कोई ख़ास नहीं था, तो बाइक तो मेरी हल्की लगती थी। लेकिन जब से मैं बाइक चला रहा हूँ, ये कुछ वज़न लग रहा था। मुझे अब महसूस हो रहा था कि आखिर क्यों ऐसे लग रहा था। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा भी है, लेकिन मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था, हमारे पीछे तो कोई था ही नहीं। लेकिन वज़न ज़रूर महसूस हो रहा था कि इस पर बाइक पर वज़न है, और मैं अपने बाइक दौड़ाते चला जा रहा था। और तभी मुझे किसी को टच, मेरे शरीर पर ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने मेरे कमर पर हाथ रखा है, टच किया है। और तब तो मेरी रूह कांप गई थी डर के मारे। नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन मेरे शरीर को टच कर रहा है, पीछे तो कोई है ही नहीं, तो आखिर कौन है। वैसे तो मैं भूत प्रेत की किताबें बहुत सारा पढ़ा हुआ था, कहानियाँ पढ़ा हुआ था कि भूत प्रेत अकेले में रास्ते में लोगों को परेशान करते हैं, पकड़ लेते हैं, और वही कहानियाँ मैं
दिमाग में अब बैठ गई थी और डर तो मुझे काफ़ी लग रहा था। मुझे लगा कि हो ना हो ये ज़रूर कोई भूत ही है। और तभी वो कुत्तों का सीक्वेंस मुझे याद आ गया। आखिर वो कुत्ता किसको देख के भौंक रहे थे? कहीं मेरी बाइक पर कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं है? क्योंकि कुत्तों को कहा जाता है कि उनको सब कुछ नज़र आता है और महसूस भी करते हैं। और मेरा शरीर तो जैसे सारे रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए थे, डर के मारे। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब पीछे अभी भी मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बैठा हुआ है और वजन मुझे बाइक की महसूस लग रहा था। मैं अपना जो बैक मिरर था मैं हमेशा नीचे झुका के रखता था, लेकिन मैं आहिस्ते आहिस्ते उसको ऊपर करने लगा ताकि मैं पीछे देख पाऊँ। और जैसे ही मैं अपना मिरर सेट किया पीछे के साइड में, तभी मेरे पीछे में एक 30-32 साल की औरत मेरी बाइक पर बैठी हुई दिखाई पड़ी, जिसके खुले हुए बाल थे और हवा में लहरा रहे थे। अब तो जैसे मेरे को जैसे सांप ही सूंघ गया हो, ऐसा लगा तो एक वक्त कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो और मैं कहीं बाइक अपना एक्सीडेंट ना कर दूं। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मेरी सब कुछ नज़र आने लगा था और मैं संभाल लिया था अपने बाइक को, नहीं तो मैं कहीं किसी पेड़ से या कहीं पत्थर से कहीं टकरा दिया होता और फिर तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ कर के देखा तो जैसे शुरू से बाइक मुझे खाली नज़र आ रही थी, वैसे ही अब भी नज़र आ रही थी। मैं फिर शीशे में देखा तो शीशे में भी कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वजन बराबर मुझे महसूस हो रहा था। अब मैं अपने घर के बारे में सोचने लगा कि कहीं अगर मैं अपनी बाइक और मैं खुद अपने घर में लेके जाता हूँ। मेरी छोटी बिटिया है 1 साल की, मेरी पत्नी है वो भी डरपोक है, कहीं ये औरत मेरे साथ में मेरे घर में प्रवेश कर गई तो क्या हो सकता है। मैं अपने लिए डर नहीं रहा था, मैं अपने मिसेज के लिए और अपना छोटी बिटिया के लिए। अब पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ गया कि क्यों ना हम किसी मंदिर में चले सीधा अपनी बाइक लेकर के, घर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तभी मुझे एक मंदिर का ध्यान आ गया जो हमारे घर के पास में ही था और मैं कभी कभी मंदिर में जाता था भगवान से दर्शन करने के लिए, और पुजारी से भी मेरी अच्छी ताल्लुकात हो गई थी। बिटिया का मैंने जो वो नामकरण करवाया था उन्हीं के द्वारा करवाया था, तो मुझे जानते थे और वही मेरे दिमाग में आ गया था क्यों ना मैं सीधा उसी मंदिर पे चलें। बजरंग बली का मूर्ति है, भगवान है वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ पर होगा और पुजारी तो उसी मंदिर के पास में रहते हैं, तो उनको मैं जगा लूँगा और जो वो हमारी मदद कर सकें कुछ भी। मेरे मन में यही ख्याल आया था और अपनी मैं बाइक मोड़ लिया था उस मंदिर की तरफ में। अब मंदिर बिल्कुल पास में आ चुका था और उसी वक्त लगा कि मेरी बाइक जैसी हल्की हो गई हो। मैं मुड़ कर के देखा, फिर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन एहसास तो ज़रूर हो गया कि मेरे बाइक से कोई उतर चुका है। तब तक मैं मंदिर के गेट पर पहुंच गया था, अपनी बाइक स्टैंड पर लगा दिया था और जिधर से आया था मैं उधर देखने लगा तो मुझे थोड़ी दूर पर आगे एक काली परछाई जाती हुई दिखाई पड़ी, जो उसके बाल खुले हुए थे और वो अभी लहरा रहे थे। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये वही चीज़ है जो हमने देखा था, वो कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है जो मेरी बाइक पर बैठी हुई थी। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से अब गायब हो चुकी थी। हालांकि वो जो गली था बहुत आगे तक जा रहा था और दूर तक दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब तो मैं भगवान के चरणों में था। पहले तो मैं
हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवान को, बजरंगबली को, और फिर मैं वो पुजारी जी को आवाज़ लगाने लगा था। पुजारी जी कुछ आवाज़ देने के बाद में वो जाग गए थे और अंदर से ही आवाज़ लगाए, हाँ कौन? तब मैं अपना परिचय दिया था। तो अंदर से आवाज़, बेटा कुशल मंगल तो है ना? नहीं कि जी पंडित जी कुशल मंगल तो है फिलहाल, लेकिन आप ज़रा बाहर आइए, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो बोले बेटा सुबह में आ जाओ ना आरती के टाइम में। यानी कि जी आरती में तो आऊँगा ही, लेकिन पंडित जी अभी आपकी मुझे सख्त ज़रूरत है, आप ज़रा बाहर आ जाइए। बोले ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और करीब 5 मिनट के बाद में पंडित जी हमारे सामने बाइक के पास में पहुंच गए थे और बोले हाँ बेटा बताओ क्या परेशानी हो गई इस रात में। मैं पंडित जी को पैर छू कर के नमस्ते किया और पंडित जी को मैं सारा बात बताने लगा कि पंडित जी ऐसे ऐसे मेरे साथ में सब कुछ हुआ है अभी तक, और यहाँ पर मैंने जब उतर कर के देखा तब वो औरत मुझे परछाई के रूप में नज़र आई और दूर जाती हुई। पंडित जी मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे थे। बोले भाई देखो ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ तो कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकता है, इस चीज़ को मानते हो ना? यानी कि हाँ जी, तभी तो मैं इस जगह पर आया हूँ। वो पंडित जी बोलने लगे, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई भटकती हुई आत्मा थी और कोई सुरक्षित ठिकाने के तलाश में थी, और तभी वो तुम्हारे बाइक पर बैठी हुई थी, तुम्हारे पीछे लगी हुई थी, ताकि वो किसी सुरक्षित स्थान उसको मिल सके। मुझे तो यही मालूम हो रहा है। खैर अब तो चली गई है, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं पंडित से बोलने लगा, पंडित जी मेरे घर में छोटी बिटिया है, आपको पता ही है ना? बोले हाँ, मुझे उसका डर सता रहा था और मेरी पत्नी का, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। पंडित जी बोले हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, ठहरो मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो अंदर चले गए। अंदर आए तो लोटे में जल था और लोटे के जल से वो मंत्र पढ़ करके मेरे ऊपर छिड़कने लगे और मेरे बाइक के ऊपर में भी। अब फिर बोले कि देखो मैं तुम्हें भी शुद्ध कर दिया हूँ, पवित्र कर दिया हूँ, और तुम्हारी बाइक को भी। अब डरने वाली कोई बात नहीं है। और तो तुम्हारे पास में और कोई सामान तो नहीं है? यानी कि हाँ जी मेरे पास में, मैं सब कुछ बता दिया था कि मेरे पास में वो पार्टी से लाया हुआ खाना है। बोले उसको भी बाहर निकालो। और मैं बैग खोल कर के बाहर निकाल दिया था, उसमें भी जल छिड़क दिए थे। बोले अब डरने वाली कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ आराम से, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ कुशल ही कुशल रहेगा। और कोई बात हो तो सुबह की आरती में आ जाना, भगवान सब सही कर देंगे। मैंने ठीक है पंडित जी। अब मेरा जो दिल था बहुत अंदर से हल्का हो चुका था। ऐसे लगा था कि मैं इतना थक चुका हूँ, मुझे एहसास होने लगा था। मैं मानसिक रूप से बहुत थक चुका था डर के मारे। और फिर मैं अपने घर को लौट आया था। हालांकि ये बात मैंने अपनी नापत्नी से नहीं बताई थी, लेकिन हमारे घर में सब कुशल मंगल था। सुबह की आरती में मैं ज़रूर गया और पंडित जी पूछे कि सब कुशल मंगल है ना? नहीं कि हाँ जी सब कुछ कुशल मंगल है। और भगवान ने सब कुछ कुशल मंगल ही रखा मेरे साथ में। अगर मैं उस दिन, मेरे दिमाग में नहीं आता कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, अब मैं सीधा अपने घर आ गया होता, तो वो परछाई, वो आत्मा मेरे घर में ज़रूर पहुंच जाती। अब पहुंचने का मतलब है कि किसी न किसी को नुकसान तो ज़रूर पहुंचाती, या तो मेरे को, या मेरी पत्नी को, या मेरी छोटी बच्ची को। लेकिन प्रभु ने सब कुछ भला ही किया मेरे साथ में, सब कुशल मंगल ही रहा। तो दोस्तों ये थी अजय जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिएगा।
और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।